Let's do struggle in silence, then your success will make noise. चुपचाप रहकर मेहनत करे जाएं और फिर आपकी कामयाबी खुद ही शोर मचा देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम योर होस्ट मलिहा बरकत एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी इन लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्शिंग फार्मेसी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आपको पता है, आज का मेरा जो है लेक्चर ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में है। हम लोग इसमें जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो देखेंगे सेल के, और उसमें ऑर्गेनाइज कौन कौन सी होती हैं और फिर उसके क्या उनके फंक्शंस आ जाते हैं, वो भी हम लोग डील करेंगे। पहले हम जो स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेल का। अ सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। एक जो सेल होता है उसमें बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस और तीसरा इसमें साइटोप्लाज्म आ जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये कह लीजिए आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल के बाहर। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने जो सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में अपनी वीडियो बनाई थी पिछली, उसको भी आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। जो आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियस जो है ये कह लीजिए कि कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी सेल का। और साइटोप्लाज्म ये वो मटेरियल है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में पाया जाता है। अभी आप एक ह्यूमन सेल देख लीजिए, क्योंकि हमें पता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ह्यूमन सेल जो है ये एक यूकैरियोटिक सेल है, एनिमलिया की कैटेगरी में आता है। और इसमें जो है वो सेल वॉल नहीं होती। बेसिक कंपोनेंट इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, साइटोप्लाज्म, और इसका जो है न्यूक्लियस आ जाएगा। अगर ह्यूमन सेल की जगह यहाँ पर प्लांट सेल होता तो उसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर कवरिंग होती, डैट इज़ सेल वॉल। यहाँ पे जो है ये बेसिक एक स्ट्रक्चर कह लीजिए जो कि बनाया हुआ है सेल का, कि इसमें जो आउटर जो आपको पर्पल सी लाइन में जो है वो कवरिंग नज़र आ रही है लाइन से, वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। और इसका यहाँ पर साथ में जो फंक्शन क्या होता है, ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के तौर पर जो एक्ट करती है, कुछ चीज़ों को अंदर आने अलाउ करती है और कुछ को नहीं करती। इसी तरह से जो है ये कुछ चीज़ें जो सेल के अंदर होती है उनको बाहर जाना अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको जो रेड सा जो है ना यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ये मैं बात करूँगी इसमें आगे अगली वीडियो में, कि ऑर्गेनाइज होती हैं जो कि कह लीजिए पावर हाउस के तौर पर काम करती है। और इसके साथ जो है वो इसमें जो भी ये मटेरियल पाया जा रहा है उसको जो हम साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं। राइबोसोम आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है। अब न्यूक्लियस में है इसकी जो है वो कह लीजिए जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी सेल की, वो इसके अंदर पाई जाती है। क्रोमोसोम, क्रोमाटिन, डीएनए, जीन्स वगैरह सारी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर जो पाई जाती हैं। तो दिस इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब जो है वो हम देखें जो सेल होता है, यहाँ पे मैं कॉमन पार्ट ऑफ सेल को जो डिस्कस करूँगी। अब यहाँ पे सेल जो है ये एनिमल सेल भी हो सकता है, प्लांट सेल भी, और कह लीजिए कि कोई भी एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना वो भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। उसके जो कॉमन पार्ट, हर एक सेल में जो कॉमन चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। तो कॉमन चीज़ पहले आ जाती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हर कोई सेल जो भी आपके पास होगा, बेशक एनिमल सेल, प्लांट सेल है, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, जो भी सेल होंगे सबके पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन होगी। और फिर जो है वो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और डीएनए, ये सारी चीज़ें हर एक सेल के पास होना ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें होंगी एक सेल के पास, देन इट इज़ कॉल्ड एज सेल, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिस होगी तो वो सेल जो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब इसमें डिफरेंस आ जाता है कि वो हर एक सेल की जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो होगी तो सही, लेकिन उसकी कंपोजिशन भी डिफरेंट आ जाती है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट्स की कैसी होगी, फिर एनिमल्स की, या प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में जो क्या डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह से साइटोप्लाज्म जो आ जाता है, कुछ का जेली लाइक मटेरियल होगा, कुछ में जो वाटरी फ्लूइड ज़्यादा होगा, कुछ राइबोसोम्स जैसे आ जाते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम छोटे होते हैं। इस तरह से डीएनए आ जाता है, सब में डीएनए पाया जाएगा, लेकिन कुछ सेल्स का डीएनए सर्कुलर होगा, कुछ का लीनियर फॉर्म में होगा। तो ये सारी चीज़ें पाई सब में जाती हैं, लेकिन उनकी जो कंपोजिशन जो वो डिफरेंट आ जाती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है कि सेल किससे मिलके बना, ये कंपोजिशन ऑफ सेल, व्हाट सेल इज़ मेड अप ऑफ। जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो तकरीबन 70% या 2/3 जो हमारी बॉडी जो है ना ये बनी हुई है, इसमें वाटर आ जाता है। तो अब हमारी पूरी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, वो एक सेल है। तो सेल जो है उसकी कंपोजिशन भी क्या होती है, 2/3 ऑफ सेल इज़ वाटर, विच मीन्स दैट 2/3 ऑफ योर बॉडी इज़ वाटर।
आपका सेल जो है वो उसमें साइटोप्लाज्म है, ठीक है, मेन कंपोनेंट साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में फिर जो है वो कह लीजिए कि आ जाता है फिर वाटर आ जाता है, तकरीबन 2/3% इसमें वाटर होता है। जब एक सेल का 2/3% वाटर होगा तो फिर आपकी पूरी बॉडी ही जो 2/3 जो है वो वाटर से होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इसमें और सेल में आ जाता है आपके मॉलिक्यूल्स जो आ जाते हैं, मेनली इसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है ना आ जाते हैं। उसके अलावा भी जो है वो सेल में ऑर्गेनेल्स डिफरेंट्स आ जाएंगी, ठीक है, और कुछ रॉ मटेरियल्स आ जाएंगे जो कि आप खाना वगैरह खाते हो, फिर वो आपकी सेल्स में जाते हैं और फिर उनकी जो है वो मेटाबॉलिज्म हो जाती है, या जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो बाई प्रोडक्ट्स या साइड प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी जो है इसमें पाई जाती हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जो है फिर सेल्स में आ जाती हैं जो कि इसके वैक्यूल्स में जो होती हैं ना पाई जाती हैं। तो ये तो इसमें जो था किससे ये सेल मिलके बना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल। अब यहाँ पे जो है वो एनिमल्स और प्लांट सेल जो है दोनों ही हमारे पास यूकैरियोटिक्स हैं, दोनों ही मल्टी सेलुलर हैं। फिर डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, तो कुछ एक इसमें जो है वो डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो आते हैं ना यहाँ पे, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है। अब एनिमल्स जो होते हैं देज आर ऑटोट्रॉफ्स, के वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, वो अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं कि अपनी खुराक वो खुद बना सकते हैं। तो पहला डिफरेंस ये कि ये डिफरेंस इनमें जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाता है कि इनकी जो है वो खुराक लेने का तरीका जो होता है दोनों का डिफरेंट आ जाता है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं इनके नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है वो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं होते, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। जैसे कि हमारे पास जो प्लांट सेल होता है उसमें जो है प्लाज्मिड, जिसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आ जाती है, वो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। इसी तरह से वैक्यूल, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अगर मैं सिर्फ बात करूँ ना तो एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं एनिमल्स में जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। लेकिन प्लांट सेल में एक ही जो है वो वैक्यूल्स पाया जाता है जो कि लार्ज होता है और सेंट्रल में होता है। उसके अलावा जो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है दैट इज़ मेड फ्रॉम द मेन कंपोनेंट सेलुलोज, ठीक है। ये तीनों चीज़ें सेल वॉल, वैक्यूल्स और प्लाज्मिड जो होते हैं ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये नहीं आते। इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे आ जाते हैं जो कि एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं आते, जैसे कि सेंट्रियोज हो गया, लाइजोसोम हो गए और फ्लैजेला हो गया, ठीक है। फ्लैजेला जो है हमारे पास एक कह लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को मूव करवाने में जो हेल्प करता है। हमें पता है कि एनिमल सेल ही मूव करते हैं, प्लांट सेल जो है वो एक जगह पे फिक्स ही रहते हैं, इस वजह से उन पर फ्लैजेला नहीं होता। दूसरा सेंट्रियोज आता है जो कि ड्यूरिंग डिवीजन में जो है वो स्पिंडल फाइबर जिनसे जो है वो बनती हैं, और इसके साथ जो लाइसोसोम आ जाता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको जो है वो कह लीजिए उनकी जो है ना डाइजेशन में जो है वो हेल्प करता है। यही फंक्शन जो है वो लाइसोसोम का जो है वो कुछ लाइसोम लाइक बॉडीज़ होती हैं जो कि प्लांट सेल में पाई जाती हैं वो परफॉर्म करती हैं प्लांट सेल में, या फिर यही जो होता है ना डाइजेशन वेस्ट प्रोडक्ट्स वो वैक्यूल्स में भी हो सकती है। ये दूसरा डिफरेंस आ गया। फिर जो तीसरा डिफरेंस यहाँ पे इन्होंने वही बताया कि लाइसोसोम जो होते हैं एनिमल्स में पाए जाते हैं garbage disposal, while in the plants the same function take place in the vacuoles। एनिमल्स में जो है गार्बेज डिस्पोजल के लाइसोसोम्स होते हैं, जबकि प्लांट्स में इसी जो फंक्शन को जो वैक्यूल्स जो है परफॉर्म करते हैं। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड अदर स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड्स एंड द लास्ट सेंट्रल वैक्यूल व्हिच इज नॉट फाउंड विद इन द एनिमल सेल, ठीक है। एंड ऑल थ्रू द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सेल इज द सेम। देयर आर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स सेल। द डिफरेंस is that plant cells have an organelle called chloroplast, and chloroplast contain the pigment called chlorophyll which gives the plants its green color। अब डिफरेंस जो है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट या प्लाज्मिड होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें जो नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और इसमें लिकोप्लास्ट होता है। यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट्स में जिसकी जो आगे 3 कैटेगरी होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिस वजह से जो प्लांट्स का कलर हमें ग्रीन नज़र आता है कि उसकी स्टेम्स होगी, उसके लीव्स वगैरह होगा ना तो हमें ग्रीन कलर नज़र आता है। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना ये कह लिए अदर देन ग्रीन कलर यानी ब्राइट कलर होंगे, जैसे आपको प्लांट्स में फूलों के या फल के कलर जो है वो कुछ ब्राइट नज़र आते हैं, कोई रेड हो गया फूल, कोई पिंक, इस तरह से कलर डिफरेंट आ जाता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से, और हेल्प करते हैं ये पोलिनेशन में जो है ना हेल्प करते हैं ये। और फिर तीसरी हमारे पास लिकोप्लास्ट आ जाती है, ये प्लांट्स की जो है ना अंडरग्राउंड फूड स्टोरेज में हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कह लीजिए सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती हैं, एनिमल्स में नहीं पाई जाती।
ठीक है। आप जो स्ट्रक्चर देख लीजिए, एनिमल सेल जो होता है ये थोड़ा सा राउंड सा होगा, इतनी डेफिनेट शेप नहीं होगी इसकी। और प्लांट्स जो होते हैं उसकी एक डेफिनेट शेप होगी, क्यों? क्योंकि उसके बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज़ सेल वॉल, जो इसकी शेप को बहुत ही डेफिनेटली जो पैटर्न में इसको मैनेज करेगा। और एनिमल सेल की भी थोड़ी सी अरेंज होती है, लेकिन एज़ कंपेरिजन प्लांट देखें तो उसकी कंपेरिजन में एनिमल्स की शेप इतनी जो है वो कली डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो है वो इसको सपोर्ट करने के लिए सेल वॉल नहीं होती। फिर एक प्रॉपर डिफरेंस आ रहा है हमारे पास एनिमल्स में और प्लांट्स में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे पास हेटरोट्रोप्स हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। इसी तरह से हमारे पास प्लांट सेल जो होते हैं उनमें जो है उनकी सेल वॉल होती है, जिसमें जो सेलुलोजिक मटीरियल पाया जाता है। फिर प्लांट सेल जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में नहीं होती। चौथा पॉइंट इसमें आ जाता है प्लांट सेल जो होते हैं इनमें जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पाया जाता है, जबकि एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होते हैं इसमें साइटोप्लाज्म में। फिर स्टार्च जो होते हैं ये प्लांट्स की जो है वो स्टोर्ड फ्रूट होती है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जो खुराक जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे और फिर जो है फ्लोएम के ज़रिए जो है वो नीचे अपने ट्यूब्स रूट्स में जो कह लीजिए या फिर डिफरेंट अपने पार्ट्स में अपनी जो खुराक जो होती है उसको स्टोर करते जाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जबकि एनिमल सेल जो कि अपनी जो है फूड स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो वो स्टोर करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हमारे मसल्स में भी जो ग्लाइकोजन जो वो स्टोर होता है कि जब जो है वो कंडीशन ऐसी हो कि हम एनर्जी जो है वो या खुराक हमें ना मिल रही हो, तो वही मसल में हमारा ग्लाइकोजन जो होता है एट द टाइम ऑफ नीड वही जो है वो हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स वेयर एज लाइसोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल्स। लाइसोसोम जो एनिमल सेल में होते हैं, लेकिन लाइसोसोम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। एंड रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द वैक्यूल इज डूइंग द फंक्शन द लाइसोसोम एज इट कंटेन मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम जस्ट लाइक द लाइसोसोम्स। वो कह रहा है कि इसमें जो है वो वैक्यूल्स होता है प्लांट्स में, जो कि तकरीबन लाइसोसोम जैसा ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रियोल्स आए। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स एंड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus during the cell division. Centrosomes or centrioles are absent in the plant cells and spindle apparatus is formed from the protoplasmic fibers during the cell division. तो ये बात भी मैं आपसे पहले बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होती हैं एनिमल सेल्स में वो इसकी जो स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, लेकिन जो एनिमल प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो उनके प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये हम जो नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समझने के लिए बता दूँ कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जो प्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये सारा मिलके जो है वो सारा प्लाज्मा जो है कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो अब प्रोटोप्लाज्म जो होता है प्लांट सेल का उसमें जो है वो कुछ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो है आप डिफरेंस इनमें जो है वो इनके आ जाता है सेल डिवीजन में, कि इसमें डॉटर सेल जो है वो एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल में जो है वो कैसे बनती हैं। प्लेट सेल फॉर्मेशन होती है कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें तो जो है वो एक कह लीजिए क्लीवेज फोरो जो होती है वो सॉरी एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें तो एक क्लीवेज फोरो बनती है, ठीक है। और जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो है ना प्लांट सेल में क्लीवेज फोरो बनती है, ठीक है, फ्रैगोप्लास्ट में जिसको बोलते हैं। और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें जो वैक्यूल्स होती हैं वो वेजिकल्स आती हैं गोल्जी अपरेटस से, जो कि सेंटर में जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से जो फिर इनकी सेल की जो वो डिवीजन होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स आ जाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिज्म को यानी कि दो तरह से डिवाइड किया गया है। अब ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं इनकी आप वर्ड ब्रेकिंग करें, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और जो ट्रॉफ्स होता है इसका मतलब होता है फीडर। तो ये सेल्फ फीडर होते हैं, यानी कि अपनी खुराक जो खुद बना सकते हैं, ये किसी दूसरे पर जो है वो डिपेंड नहीं करते, ठीक है। अब ये खुराक कैसे बनाएंगे जी, ये क्या करते हैं सिंपल, यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन बोल रही हूँ, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब मैंने क्या बोला सिंपल, पहला वर्ड सिंपल। सिंपल चीज़ कौन सी होगी, जैसे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये चीज़ें क्या होती हैं सिंपल हैं। और इनऑर्गेनिक भी हैं, कैसे जी,
ऑर्गेनिक हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन जिनमें होता है, दैट इज़ ऑर्गेनिक। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देख लें, इसमें कार्बन तो हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक हुई। वाटर नेक्स्ट आ जाता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो ये भी जो है आपके पास इनऑर्गेनिक हुआ। ये सिंपल और इनऑर्गेनिक होते हैं कार्बन और वाटर, और ये मिलके नेक्स्ट बनाते हैं कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या बनता है जी, ग्लूकोज नेक्स्ट बनेगा। ग्लूकोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स जो है वो मटीरियल है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये ऑर्गेनिक भी होगा। कैसे जी, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज जो होता है उसका फार्मूला होता है C6H12O6, तो इस यहाँ पर जो कार्बन भी आ रही है, हाइड्रोजन भी आ रही है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है जी, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं। तो यही काम जो ऑटोट्रॉप्स करते हैं कि अपने फूड जो इस जो प्रोसेस से जो वो सिंथेसाइज करते हैं, जिसको जो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और इसमें जो वो कह लीजिए कि एग्जांपल जो है वो हमारे पास प्लांट सेल्स आ जाते हैं, जो कि अपनी जो खुराक जो वो खुद बनाते हैं। Plants are the most familiar type of the autotrophs, but there are many different kinds of the autotrophic organisms such as certain algae and photosynthesis bacteria. Most autotrophs use light for energy because autotrophs produce their own foods. They are sometimes called the producer in the food chain. अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमारे पास प्लांट जो है वो एक मेजर इसकी एग्जांपल है, फेमिलियर एग्जांपल है। उसके साथ साथ कुछ हमारे पास एल्जी आ जाते हैं और फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया आ जाते हैं, या जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हो, वो भी हमारे पास जो है वो ऑटोट्रॉप्स जो है वो करते हैं ये, ठीक है। और इनको जो है प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर मतलब कि प्रोड्यूस मतलब होता है पैदा करना, और प्रोड्यूसर जो खुद पैदा करवा रही है, यानी अपनी खुराक जो है खुद पैदा कर सकते हैं, इस वजह से इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है फूड चेन में। नेक्स्ट हमारे पास हेट्रोट्रॉप्स आ जाते हैं। हेट्रोट्रॉप हमारे पास जो है हेट्रो मतलब के इसका मीनिंग में आ जाता है अदर, और ट्रॉप्स मतलब के फीडर। अदर फीडर यानी कि ये अपनी खुराक के लिए जो है दूसरों पर डिपेंड करते हैं, खुद ये अपनी खुराक जो है वो नहीं बना सकते। और ये अपनी जो है ना कुछ ऑर्गेनिज्म कह लीजिए कि इंजस्टिव हेट्रोट्रॉप होते हैं और कुछ एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप। इंजस्टिव मतलब कि वो खुराक को इंजस्ट कर रहे हैं, ऑरल कैविटी के ज़रिए, माउथ कैविटी के ज़रिए अपनी जो है वो बॉडी में लेके जा रहे हैं, जैसे कि एनिमल या हम लोग करते हैं कि हम लोग जो अपनी ऑरल कैविटी के ज़रिए जो है वो खाना जो है वो अंदर लेके जाते हैं। और कुछ चीज़ें होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रॉप्स तो होते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जैसे लाइक फंजाई, वो चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, इंजस्ट नहीं करते, एब्जॉर्ब करके जो लेके जाते हैं। हेट्रोट्रॉप इज एन एग्जांपल दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड एंड दस फीड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, यूजुअली प्लांट्स और एनिमल मटेरियल। हेट्रोट्रॉप्स obtain their food and energy by taking in organic substances that cannot come from the other that comes from other organisms in the form of fat, carbohydrates and proteins. All animals, protozoa, fungi and most bacteria are heterotrophs. तो ये हमारे पास जो है वो हेट्रोट्रॉप्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक आ जाता है प्रोटोप्लाज्म का। जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रोटोप्लाज्म हमारे पास जो वो क्या होता है, इसकी आप वर्ड ब्रेकिंग पहले करें। प्रोट्स मतलब जो है वो क्या आ रहा है, फर्स्ट, एंड प्लाज्मा मीनिंग टू शेप। तो ये हमारे पास इसकी अगर आप मीनिंग देखें तो प्रोटोप्लाज्म वो हर एक वो लिविंग पार्ट ऑफ सेल, हर एक वो कह लीजिए मटीरियल जो कि एक लिविंग सेल के अंदर आ रहा है। यहाँ मटीरियल में बात कर रही हूँ। प्रोटोप्लाज्म इज़ द मटीरियल कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलिज। साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म आता है, अब न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाएगा। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो होती हैं उनके अंदर जितना भी हमारे पास मटीरियल होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। It is composed of the mixture of the small molecules such as ions, amino acid, monosaccharides and water, and macromolecules such as nucleic acid, proteins, lipids and polysaccharide. In eukaryotes, the protoplasm is subdivided into two parts. जिससे मैंने आपको जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में बताया है, उसी की जो है बेस पे इसको जो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया प्रोटोप्लाज्म को। एक साइटोप्लाज्म होता है जो कि कह लीजिए कि न्यूक्लियस के बाहर होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पाया जाता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो कहा जाता है। हम नेक्स्ट देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटीरियल आ रहा है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर मटीरियल आ रहा है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और दोनों ये मिलके हमारे पास प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं। ओके गाइस, यहाँ तक ये वीडियो मेरी कंप्लीट हुई। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे इसको। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।